हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में जूनियर अकाउंट क्लर्क की जो वैकेंसी निकली हुई हैं उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग कॉमर्स के जो है सिलेबस को कंप्लीट पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसको पहले कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में अगर हम लोग बात करते हैं तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इकहरा लेखा प्रणाली, जिसे हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं, इकहरा लेखा प्रणाली और बैंक समाधान विवरण के एमसीक्यू कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं किए हुए हैं तो उनको जरूर करें। इकहरा लेखा प्रणाली के हम लोगों ने एमसीक्यू किए थे। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर आप लोगों को ये सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप लोग अच्छी तरीके से इनकी तैयारी को कर सकते हैं। आज की बात में हम लोग बात करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का सुधार। अगर हम लोग हिंदी में इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर बात आती है अशुद्धियों अशुद्धियों का सुधार। एक सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अशुद्धियों का सुधार। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। और जो भी क्लास रहेगी हम लोगों की, ये एमसीक्यू क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग, आपके कोई भाई बंधु हैं उनको भी शेयर करें। अगर कोई बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करता है तो उसको भी शेयर करें। ठीक है, और ये सारी की सारी क्लासें आप लोगों को यूट्यूब पर ही मिलेंगी, पूरी डिटेल में मिलेंगी। अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बताइए आप लोग। ये क्लास नंबर हम लोगों की तीसरी नंबर की रहने वाली है। तो आज की क्लास में बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्धांत, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहला ही क्वेश्चन हम लोगों का लिखा हुआ है कि सिद्धांत सिद्धांत की सिद्धांत की अशुद्धियां तब उत्पन्न होती हैं जब। अब अगर बात करते हैं अशुद्धियों के बारे में, तो अशुद्धियों का मतलब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं अशुद्धियों के बारे में, तो वैसे तो मैं आप लोगों को डिटेल की क्लास में ये सारी बातें बताने वाला हूँ, लेकिन मैं खुद थोड़ी सी बातें आप लोगों को बता देता हूँ कि अशुद्धियों का सुधार का यहाँ पर मतलब क्या होता है। अशुद्धियों का सुधार का यहाँ पर मतलब क्या होता है, वैसे तो बहुत डिटेल है इसमें। अगर कराने को मैं बैठ जाऊँ तो यहाँ पर 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को वो बातें बाद में बता दूंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेखा प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली के दोहरा लेखा प्रणाली के विभिन्न दोहरा लेखा प्रणाली के विभिन्न नियमों व व सिद्धांतों की सिद्धांतों की भूलवश सिद्धांतों की भूलवश पालना भूलवश भूलवश पालन नहीं भूलवश पालन करते हुए लेखा पुस्तकों लेखा पुस्तकों में लेखा पुस्तकों में लेखा करने की लेखा करने पर लेखा करने पर लेखा करने पर होने वाली होने वाली त्रुटि जो है होने वाली त्रुटि ही त्रुटि ही लेखांकन लेखांकन में लेखांकन में अशुद्धि कहलाती है। लेखांकन में अशुद्धि कहलाती है। तो ये बात हम लोगों ने समझी है कि यहाँ पर जो है अशुद्धि का मतलब क्या होता है। मतलब भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि सिद्धांत की अशुद्धि तब उत्पन्न होती है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि सिद्धांत की जो अशुद्धि है या अशुद्धियां हैं तब उत्पन्न होती हैं जब हम पूंजीगत मदों को आयगत माना जाता है,
गलत खतौनी की जाती है, गलत योग लगाया जाता है, ये गलत है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सिद्धांत की अशुद्धि, तो सिद्धांत की अशुद्धि के चार होते हैं। मतलब कि अगर हम चार जो रहते हैं, इनके जो उत्पन्न होने के कारण होते हैं सिद्धांत की अशुद्धि के, वो चार कारण होते हैं। अब वो चार कारण कौन कौन से होते हैं, तो ये तो देखो, सिद्धांत की अशुद्धि में पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय या आयगत व्यय को पूंजीगत व्यय मानना, ठीक है, पहली हो गई। दूसरा कारण होता है पूंजीगत प्राप्ति को आयगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति को पूंजीगत प्राप्ति, तब ये हम लोगों का दूसरा होता है। तीसरा होता है व्यापारिक व्यय को कार्यालय व्यय मानना और कार्यालय व्यय को व्यापारिक व्यय मानना। और लास्ट होती है अंतिम खाते बनाते समय समायोजनों को ना करना। तो ये हमारी चार प्रकार की सिद्धांत की अशुद्धियां उत्पन्न होने के कारण होते हैं। तो सबसे पहला ही कारण मैंने बता दिया है आप लोगों को कि पूंजीगत व्यय को, पूंजीगत मदों को आयगत मानना, ये सिद्धांत की अशुद्धि कहलाती है। जैसे हम लोगों ने मजदूरी, मजदूरी की जो है, मजदूरी वैसे तो अगर हम लोग बात करते हैं मशीन पर दी गई मजदूरी, मशीन की स्थापना पर दी गई मजदूरी को नॉर्मल मजदूरी खाते में, मजदूरी खाते में डेबिट करना, तो ये सिद्धांत की अशुद्धि है। तो यहाँ पर क्या किया कि पूंजीगत मद को हमने आयगत मान लिया। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए हैं कि सिद्धांत की अशुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं, कब उत्पन्न होती हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो तब उत्पन्न होती हैं जब हम पूंजीगत व्यय को आयगत मानते हैं या आयगत व्यय को पूंजीगत मानते हैं। दूसरा है पूंजीगत प्राप्ति को आयगत प्राप्ति मानते हैं और आयगत प्राप्ति को पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं। तीसरा है व्यापारिक व्यय को कार्यालय व्यय और कार्यालय व्यय को व्यापारिक व्यय मानते हैं, तब उत्पन्न होती है। और अंतिम खाते बनाते समय एडजस्टमेंट अगर हम नहीं करते हैं, तब ये हमारी अशुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये चार कारण जो है ये मैंने नहीं लिखवाए हैं, अगर आप लोग कहते हैं तो लिखवा देते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझ में तो आ रही हो, क्योंकि कुछ बोल के भी मुझे आप लोगों को बताना है जिससे आप लोग समझ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि एरर ऑफ प्रिंसिपल अराइज व्हेन, कब उत्पन्न होता है, कैपिटल आइटम आर ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू, अगर हम कैपिटल आइटम्स को ट्रीट करेंगे रेवेन्यू आइटम्स की तरह, तब हम लोगों का एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब कि सिद्धांत की अशुद्धि उत्पन्न होगी। बात आती है दूसरे नंबर क्वेश्चन की, और दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी के खाते की जगह ए का खाता डेबिट करना अशुद्धि है। बी के खाते की जगह हमने किसका खाता डेबिट कर दिया है, तो ये डेबिट कर दिया है हमने ए का खाता जो है वो डेबिट कर दिया है। तो ये भूल चूक की अशुद्धि है, या फिर लेखा संबंधी अशुद्धि है, या फिर सिद्धांत की अशुद्धि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बी के खाते की जगह ए का खाता डेबिट करना, तो ये किस प्रकार की अशुद्धि का उदाहरण है, तो बताना है आप लोगों को इसका सही आंसर। बी के खाते की जगह भूल चूक की अशुद्धि तो है नहीं, भूल चूक की अशुद्धि तो है नहीं, ना ही सिद्धांत की अशुद्धि है, तो ये किस प्रकार की अशुद्धि है, तो ये लेखे संबंधी अशुद्धि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये लेखे संबंधी अशुद्धि है। अब आप कहेंगे कि अशुद्धि के प्रकार कितने होते हैं, तो अशुद्धियों के जो प्रकार होते हैं वो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो अशुद्धियों के प्रकार होते हैं चार। ठीक है, अशुद्धियों के सामान्यतः जो प्रकार होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। अशुद्धि, अशुद्धियों के, अशुद्धियों के प्रकार या वर्गीकरण, अशुद्धियों के प्रकार या फिर हम लोग बात करते हैं इनके वर्गीकरण के बारे में। तो ये चार प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहली अशुद्धि होती है भूल की अशुद्धि, भूल की अशुद्धि, भूल की अशुद्धि। दूसरे नंबर पर होती है लेखे की अशुद्धि, लेखे की अशुद्धि। तीसरे नंबर पर होती है सैद्धांतिक अशुद्धि या सिद्धांत की अशुद्धि। सैद्धांतिक अशुद्धि। और लास्ट नंबर पर होती है क्षतिपूरक अशुद्धि, क्षति, क्षतिपूरक अशुद्धि।
ठीक है, तो ये 4 प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, तो इनको भी इन्होंने 2 भागों में बाँटा है, फिर इनको इन्होंने 5 भागों में बाँटा है, तो यहाँ पर काफ़ी डिटेल है, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेबिट ए अकाउंट इंटीड बी ऑफ अकाउंट इज़ एरर, मतलब यहाँ पर एरर बताना है कि अगर ए के खाते को बी के खाते की जगह ए का खाता जो है वो डेबिट कर दिया है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेखे की अशुद्धि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके ऑप्शन की हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। सही लिखा हुआ है, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, टाइम लगा है लेकिन 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे जिससे कि हम लोगों को जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी अशुद्धि सैद्धांतिक अशुद्धि नहीं है, मतलब सिद्धांत की अशुद्धि नहीं है। सिद्धांत का मतलब होता है कोई नियम जो है, अगर कोई नियम जो है उसको हम लोगों को बताना है, ठीक है, तो ये हम लोगों की होगी तब सिद्धांत की अशुद्धि होगी। जो नियम हम नियम के अकॉर्डिंग ना करते हैं तो हमें सिद्धांत की अशुद्धि होती है। और सिद्धांत की अशुद्धि को मैंने बताया हुआ है कि पूंजीगत व्यय को अगर हम आयगत मानते हैं या आयगत व्यय को पूंजीगत मानते हैं, अगर हम पूंजीगत प्राप्ति को आयगत प्राप्ति मानते हैं और आयगत प्राप्ति को पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं तो हमारी सिद्धांत की अशुद्धि है। तो यहाँ पर देखते हैं कि फर्नीचर क्रय को क्रय खाते के नाम में लिखना, फर्नीचर को अगर हमने क्रय किया है, ठीक है, तो उसको हमने क्रय खाते में नाम कर दिया है, क्रय खाते में डेबिट कर दिया है, क्रय खाते में डेबिट कर दिया है। वैसे तो होना चाहिए था क्या? परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि मतलब इन्होंने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर को इन्होंने फर्नीचर में ना लिखकर किस में लिख दिया है? परचेज में लिख दिया है। वैसे होना क्या चाहिए था? तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट और 2 में एंट्री होनी चाहिए थी, 2 में कैश अकाउंट। लेकिन इन्होंने क्या एंट्री कर दी है? तो इन्होंने कर दी है परचेज अकाउंट डेबिट 2 में कैश अकाउंट। तो ये सिद्धांत की अशुद्धि पहले नंबर की ही सिद्धांत की अशुद्धि है। तो ये कैसी अशुद्धि है? पहले नंबर पर ही इन्होंने सिद्धांत की अशुद्धि नहीं है हमसे पूछा है, तो ये तो सिद्धांत की अशुद्धि है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरी है कि पुरानी क्रय की गई मशीन की मरम्मत खाते के नाम में लिखना जो है, मरम्मत खाते के नाम में लिखना, पुरानी क्रय की गई मशीन को मरम्मत खाते के नाम में लिखना, तो ये भी हम लोगों की सिद्धांत की अशुद्धि है। मरम्मत खाते की पुरानी मशीन खरीदी है और उसकी मरम्मत कराई है तो उसको मरम्मत खाते के नाम में लिखना, तो ये यहाँ पर है। मनोज से प्राप्त नगद राशि की खतौनी सरोज के खाते में कर दी है, तो ये लेखे संबंधी अशुद्धि है। ये कैसी अशुद्धि है? लेखा संबंधी, क्योंकि यहाँ पर जो है लेखा गलत किया गया है कि मनोज से प्राप्त नगद राशि की खतौनी जो है वो सरोज के खाते में कर दी है, तो यहाँ पर लेखा संबंधी अशुद्धि की बात आती है, लेखे संबंधी अशुद्धि की बात आती है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी की 3 कौन सी हैं? तो बाकी की 3 सैद्धांतिक अशुद्धि हैं और ये हम लोगों की कैसी अशुद्धि है? मनोज से प्राप्त नगद राशि जो खतौनी की गई है सरोज के खाते में, तो यहाँ पर बात आती है सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन ही सैद्धांतिक अशुद्धि नहीं है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको आप लोग देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनोज पोस्टेड टू सरोज अकाउंट। तो ये हम लोगों की लेखे संबंधी अशुद्धि है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हम लोगों की सिद्धांत की अशुद्धि नहीं है। चौथे नंबर की बात करते हैं और फोर्थ नंबर पर लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी अशुद्धि जो है वो लेखा संबंधी अशुद्धि नहीं है। अब हमें लेखा संबंधी अशुद्धि बताना है कि लेखा संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो यहाँ पर विक्रय बही का योग अधिक लिखना, विक्रय बही का योग अधिक लिखना, तो ये तो हम लोगों की लेखा संबंधी है, लेखा संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि हमने इसका लेखा जो है गलत किया है। रमेश को की गई 5,000 के उधार विक्रय को उसके खाते में जमा में लिखना, मतलब कि उसके खाते में हमने जमा में लिख दिया है, ठीक है, तो ये भी हम लोगों की लेखे संबंधी अशुद्धि है।
ये भी हम लोगों की कैसी अशुद्धि है, लेखे संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, उसके बाद मशीन खाते का गलत शेष निकालना, तो ये भी हम लोगों की लेखे संबंधी अशुद्धि है। और नगद विक्रय का अभिलेखन जो है रोकड़ बही में नहीं लिखना, तो यहाँ पर जो है ये भूल की अशुद्धि है। नहीं लिखना का मतलब है भूल गए, तो भूल की अशुद्धि है। भूल की ये कैसी अशुद्धि है, तो ये जो है हम लोगों की, ये हम लोगों की भूल की अशुद्धि है, क्योंकि हम भूल गए हैं उसको लिखना। तो ये हम लोगों की भूल की अशुद्धि हो जाएगी, भूल की अशुद्धि, भूल की अशुद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हम लोगों की लेखे की अशुद्धि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन। तो इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर बात आती है कि कैश, कैश जो है यहाँ पर बात आती है कि डी ऑप्शन की, और डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बात आती है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में समझते हैं कि निम्न में से कौन सी अशुद्धि का संशोधन उचंत खाते की सहायता से होगा। उचंत खाते को कहते हैं सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। उचंत खाते को क्या कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट। इसे भूल चूक खाता भी कहते हैं, इसे भूल चूक खाता भी कहते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि उचंत खाते की सहायता से होगा, कौन सी अशुद्धि का जो है संशोधन उचंत खाते की सहायता से होगा। तो यहाँ पर याद रखिए कि विक्रय बही का योग अगर हमने 1000 से कम लिखाना है तो हम लोग उचंत खाते की सहायता से होगा या नहीं होगा। मधु द्वारा 1000 की विक्रय वापसी का अभिलेखन नहीं करना है, या फिर मधु द्वारा 1000 की विक्रय वापसी का अभिलेखन 100 से करना है, या फिर मधु द्वारा 1000 की विक्रय वापसी का अभिलेखन क्रय बही, क्रय वापसी बही में करना है। तो कौन सी अशुद्धि का जो है अपलेखन जो है वो इसकी सहायता से होगा। अगर कम है, विक्रय बही का योग 1000 से कम है, तो यहाँ पर जो है उचंत खाते की सहायता से इसका जो है सही आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि उचंत खाता संशोधन के बाद भी बंद नहीं होता है तो इससे आशय यह है कि पुस्तकों में एक पक्षीय त्रुटियां अभी विद्यमान हैं, या पुस्तकों में कोई अशुद्धि नहीं है। ये तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब बंद नहीं हुआ है, कोई जो सस्पेंस अकाउंट है वो अगर बंद नहीं हुआ है, तो यहाँ पर एक पुस्तकों में एक पक्षीय त्रुटि अभी भी विद्यमान है, या फिर द्विपक्षीय त्रुटियां विद्यमान हैं, या फिर एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों त्रुटियां विद्यमान हैं। तो यहाँ तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि यदि उचंत खाता संशोधन के बाद भी बंद नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका आशय है कि पुस्तकों में एक पक्षीय त्रुटियां अभी भी विद्यमान हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इफ सस्पेंस अकाउंट डज नॉट बैलेंस्ड ऑफ इवन आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज इम्प्लीफाई दैट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में मैं आप लोगों को कम पढ़ पाऊंगा, अगर हिंदी में पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे और चारों ऑप्शन करवाएंगे तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में सामने है आपके क्वेश्चन, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप जो भी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा उसको भी आप लोग देख लीजिए कि इसके 4 ऑप्शन भी हम लोगों ने इंग्लिश में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन में, और 7 नंबर क्वेश्चन में एक जो ऑप्शन है वो यहाँ पर कम है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि वो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कि यहाँ पर लिखा हुआ है लेखा अशुद्धि, लेखा अशुद्धि। तो इसका सही आंसर हम लोगों को अब बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि यदि नई मशीनरी के स्थापना पर दी गई मजदूरी को मजदूरी खाते के नाम पक्ष में लिखा जाता है तो यह कैसी अशुद्धि है। मैंने कहा था आप लोगों को कि हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर जो इस मशीन की स्थापना पर दी गई मजदूरी है तो ये पूंजीगत व्यय है। कैसा व्यय है, तो ये पूंजीगत व्यय है।
पूंजीगत और आयगत के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। भले ही आप लोगों के सिलेबस में ना हो, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, पूंजीगत व्यय को हमने क्या मान लिया है, हमने आयगत मान लिया है, आयगत व्यय मान लिया है। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है अशुद्धि कौन सी होगी, यहाँ पर सैद्धांतिक अशुद्धि होगी, सिद्धांत की अशुद्धि होगी। हमें सिद्धांत ही मालूम नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और इंग्लिश वर्जन भी इसका देख लेते हैं। इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है कि इफ़ वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट इट इज, तो एन एरर ऑफ कमीशन, या फिर एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, एन एरर ऑफ कंपनसेशन एरर, या फिर एन एरर ऑफ ऑमिशन, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल की अशुद्धि है, सिद्धांत की अशुद्धि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि सुधार का लेखा, सुधार का लेखा, सुधार का लेखा लिखा जाता है। सुधार का लेखा हम लोग किस में लिखते हैं, उचंत खाते में लिखते हैं, लाभ हानि खाते में लिखते हैं, मुख्य रोजनामचा में लिखते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। रेक्टिफिकेशन एंट्री आर पास्ड इन, तो किस में लिखते हैं, सस्पेंस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जर्नल प्रॉपर में, या फिर नन ऑफ दीज में। तो यहाँ पर सुधार का लेखा लिखा जाता है, तो वो किस में लिखा जाता है, मुख्य रोजनामचा में लिखा जाता है, जर्नल प्रॉपर में लिखा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में लिखा हुआ है कि सुधार के लेखे सामान्यतः किए जाते हैं। सुधार के लेखे सामान्यतः वर्ष के अंत में किए जाते हैं, वर्ष के प्रारंभ में किए जाते हैं, किसी भी दिन किए जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि रेक्टिफिकेशन एंट्री आज यूजुअली पास्ट कब करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या फिर एनी डे, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि सुधार के लेखे सामान्यतः किए जाते हैं। तो सुधार के लेखे सामान्यतः जो है वो वर्ष के अंत में किए जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि 900 का माल बेचा गया, लेकिन विक्रय खाते में 1080 की राशि लिख दी गई, सुधार करने पर उचंत खाता होगा। तो यहाँ पर याद रखिए कि 900 का माल बेचा है। अब माल बेचा है तो एंट्री क्या डालेंगे, माल बेचा है। अब एंट्रियां भी आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था। माल बेचा है, अब माल बेचा की एंट्री क्या डालेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। 2 में लिखेंगे हम लोग सेल्स अकाउंट, ये एंट्री डालेंगे। कितने रुपए की डालनी चाहिए थी, 900 रुपए की, 900 रुपए की। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर जो है एंट्री तो सही डाली है, लेकिन रुपए में जो है 1080 लिख दिए हैं। कितने लिख दिए हैं, 1080 लिख दिए हैं। तो यहाँ पर बताइए कि 1080 लिख दिए हैं, 900 लिखने चाहिए थे, तो कितने ज़्यादा लिख दिए हैं। आप कहेंगे 180 रुपये जो है वो ज़्यादा लिख दिए हैं। अब ज़्यादा लिख दिए हैं, ज़्यादा लिख दिए हैं, ज़्यादा है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इसको कम करना है। तो कम करेंगे 900 रुपये जो है, तो सुधार करने का जो है उचंत खाता होगा। तो सुधार करने में उचंत खाता हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पर जो है उचंत खाता को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर याद रखिए कि उचंत खाता को हम लोग 180 रुपये से जमा किया जाएगा। 180 रुपये उसमें जो है सस्पेंस अकाउंट में जमा किए जाएंगे, तभी जो है अंतर हम लोगों का बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लिख दिए हैं 1080। अब 1080 वहाँ पर लिख दिए हैं और इधर लिखे हैं 900, तो यहाँ पर हम लोग कम है तो कम है, तो यहाँ पर 180 और लिखेंगे। और कौन सा अकाउंट लिखेंगे, यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट अब यहाँ पर योग कीजिए 1080 और यहाँ पर योग कीजिए 1080, तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, बस थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए। और मैं आप लोगों को, अगर बन गई बात, तो मैं आप लोगों को इसकी डिटेल क्लासें भी आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को कोशिश करने वाला हूँ।
अगर हम लोगों का ये जो क्लासें हैं वो रेडी हो जाती हैं, क्योंकि बिजी शेड्यूल है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती की, मुझे भी बिहार शिक्षक भर्ती भी है, मुझे आप लोगों को यहाँ पर करानी है, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल के आप लोगों को ये क्लासें जरूर करानी है। ये मेरा अपना मतलब कि मुझे इच्छा है, मैं आप लोगों को ये क्लासें पूरी कराऊँ, ठीक है, अपने आप ही, ठीक है। क्वेश्चन का इसको आप लोग इंग्लिश वर्जन आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, कि द गुड्स सोल्ड फॉर 900 बट द अमाउंट वाज एंटर्ड इन द सेल अकाउंट 1080 ऑन रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट विल बी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 180 रुपए से हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 25 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 25,000 अदिति से मिला, इसे प्रेमा के खाते में जमा कर दिया गया। मतलब अदिति से मिला तो अदिति के खाते में होना चाहिए था, लेकिन इसे प्रेमा के खाते में कर दिया है। तो ये सिद्धांत की अशुद्धि नहीं है। सिद्धांत का मतलब होता है कि हमने गलत सिद्धांत पर लिख दिया है, पूंजीगत व्यय को आयगत, आयगत व्यय को पूंजीगत, इस प्रकार से। तो यहाँ पर लेखे की अशुद्धि है, अदिति को लिखना चाहिए था लेकिन लिख कर दिया प्रेमा का। तो यहाँ पर जो है लेखे की अशुद्धि है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 25,000 रिसीव्ड फ्रॉम अदिति इज क्रिएटेड इन अकाउंट ऑफ प्रेमा, इट इज एन एरर ऑफ। तो यहाँ पर जो है लेखे की अशुद्धि है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक पुरानी मशीन 10,000 में क्रय की गई। ठीक है, ओल्ड मशीन है, हम लोगों ने 10,000 में क्रय की है। इसे मशीनरी खाते में नाम की करने की जगह इसे मशीन खाते में नाम की जाने वाली राशि होगी। लाने में 1500 व्यय और 1200 के स्थापना व्यय हुए। तो याद रखिए कि जैसे मान लो हम लोगों ने मशीन कितने में ली है, मशीन जो है वो 10,000 में मिली है। 1500 रुपये इसके लाने के लिए, लाने के व्यय, लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है, लाने के व्यय, और 1200 रुपये इसकी स्थापना पर, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। तो ये कितने हो गए हम लोगों के 12,700। तो मशीन हम लोगों को कितने की पड़ी, मशीन को हम लोग कितने से करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू में लिखेंगे क्या, टू में लिखेंगे कैश अकाउंट। तो ये एंट्री डालेंगे, लेकिन हम लोग कितने से डालेंगे, तो 12,700 से डालेंगे, मशीन खाते में डेबिट होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हम लोग 12,700 से इसको जो है मशीन को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर 10,000 था, 10,500 था, 11,500 था, और एक था 12,700। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12,700 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये है इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12,700 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कितने क्वेश्चन की बात कर ली है, 12 क्वेश्चन की बात हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, और आगे लिखा हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि भूल चूक खाता, जिसे हम लोग कहते हैं उचंत खाता, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, उचंत खाता भी कहते हैं। इसका जो है नेचर कैसा होता है, नाम मात्र खाते जैसा होता है, वास्तविक खाते जैसा होता है, व्यक्तिगत खाते जैसा होता है, या फिर काल्पनिक खाते जैसा होता है। तो यहाँ पर बताना है कि उचंत खाता सस्पेंस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, या फिर इमेजिनरी अकाउंट। तो इसका राइट आंसर जो है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कि इसका जो है ये काल्पनिक खाता होता है, इमेजिनरी अकाउंट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3,000 की एक मशीन खरीदी गई थी। ठीक है, 3,000 की एक मशीन खरीदी गई थी, जिसे क्रय खाते में गलती से अभिलेखित कर दिया गया। मतलब हमने मशीन खरीदी है, तो मशीन को हम लोगों को लिखना चाहिए था मशीन अकाउंट डेबिट, और टू में लिखना चाहिए था, टू में लिखना चाहिए था कैश अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री डालनी चाहिए थी, लेकिन हमने डाल क्या दी, हमने डाल दी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू में लिख दिया है कैश अकाउंट। हमने मशीन को किस में डाल दिया है, परचेज में डाल दिया है। तो हमसे इस गलती के कारण तलपट में क्या होगा, तलपट में कोई अंतर आएगा। ध्यान से देखिए कि यहाँ पर भी 3,000 है, और यहाँ पर भी 3,000 है। तो तलपट में यहाँ पर परचेज अकाउंट में डेबिट हुए हैं, यहाँ पर मशीन खाते में डेबिट हुए हैं। तो यहाँ पर तलपट में अंतर दिखाएगा, या तलपट जो है 3,000 का अंतर नहीं दिखाएगा, या ए और बी दोनों होगा, या फिर कोई नहीं होगा।
तो यहाँ पर जो है तलपट जो है वो अंतर नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? अगर हम मान लो यहाँ पर तो लिखते 3000, यहाँ पर लिखते जैसे 1500 और यहाँ पर लिखते 3000 तो अंतर दिखा देता। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने मशीन की जगह पर परचेज लिख दिया है तो क्या अंतर पड़ेगा? नाम ही तो चेंज है, लेकिन रुपए तो सेम टू सेम है, रुपए तो सही है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है इसका इंग्लिश वर्जन। तो इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है कि ए मशीन वाज परचेज फॉर 3000 विच वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट ड्यू टू दिस एन, मतलब कि यहाँ पर बताना है कि ट्रायल बैलेंस बिल शो डिफरेंट बाई 3000 या ट्रायल बैलेंस बिल नॉट शो डिफरेंस बाई 3000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ट्रायल बैलेंस जो है वो अंतर नहीं दिखाएगा, ट्रायल बैलेंस का आंसर बराबर ही आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेखे की अशुद्धि स्वीकृति नहीं देती है। लेखे की अशुद्धि जो है स्वीकृति नहीं देती है। आर्थिक चिट्ठा में सही योग, तलपट का योग मिलना, या फिर इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि तलपट लेखे की अशुद्धि जो है, अगर हम लेखा लिखने से मान लो एक का लिखा लिखा है प्रीति का, मान लो प्रीति का लिखा, प्रीति ने रुपए दिए हैं और लिख दिए हैं वो हमने किसी की दूसरे प्रिया के खाते में। तो यहाँ पर जो है तलपट का योग मिलना है, तो यहाँ पर जो है तलपट का योग मिलने की जो है स्वीकृति जो है वो नहीं देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है इंग्लिश में देख लीजिए कि एरर ऑफ कमीशन डू नॉट अलाउ। तो यहाँ पर बात करते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रायल बैलेंस टू एग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो इस स्थिति में खाता हम लोग कौन सा खोलते हैं? तो जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो इस स्थिति में खाता खोला जाता है, व्यापारिक खाता खोला जाता है, भूल चूक खाता खोला जाता है, लाभ हानि खाता खोला जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। व्हेन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट रिकॉन्सिडर द अकाउंट ओपन एट दिस। तो यहाँ पर बताना है कि इसका जो है अकाउंट हम लोग कौन सा खोलते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए कि हम लोग जो खाता खोलते हैं तो यहाँ पर हम लोग भूल चूक खाता खोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। तो इसका याद रखिए कि वहाँ पर हम लोग सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। व्हेन द टोटल ट्रायल बैलेंस इज नॉट रिकॉग्नाइज। तो यहाँ पर तो अमाउंट ओपन इन द, तो ये बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किस प्रकार की अशुद्धि उत्पन्न होती है, किस प्रकार की अशुद्धि उत्पन्न होती है जब उधार बिक्री को गलती से दैनिक क्रय खाते में लिख दिया जाता है। तो किस प्रकार की अशुद्धि जो है उत्पन्न होती है? तो वो वहाँ पर लोभ की अशुद्धि उत्पन्न होती है, लेखे की अशुद्धि उत्पन्न होती है, क्षतिपूर्ति की अशुद्धि उत्पन्न होती है, या फिर सैद्धांतिक अशुद्धि उत्पन्न होती है। तो किस प्रकार की अशुद्धि जो है उत्पन्न होती है जब उधार बिक्री को गलती से दैनिक क्रय खाते में लिख दिया जाता है? तो वहाँ पर जो है लेखे की अशुद्धि उत्पन्न होती है, यहाँ पर लेखा गलत किया गया है तो यहाँ पर लेखे की अशुद्धि इसका सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए कि इंग्लिश में इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश वर्जन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि ए परचेज ऑफ कंप्यूटर वाज डेबिटेड ऑफ ऑफिस एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज एन एरर ऑफ। तो यहाँ पर कंप्यूटर के क्रय को कार्यालय व्यय खाते में नाम कर दिया गया, मतलब कंप्यूटर खरीदा है उसको हमने कार्यालय व्यय के नाम से कर दिया है। तो यहाँ पर यह है जो अशुद्धि है, तो ये लेखे की अशुद्धि है, लोभ की अशुद्धि है, या सिद्धांत की अशुद्धि है? तो ये सिद्धांत की अशुद्धि है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सिद्धांतिक अशुद्धि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्या प्रभाव पड़ेगा जब आंतरिक वापसी को गलती से बाहरी वापसी में अभिलेखित कर दिया जाता है? क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर याद रखिए कि आंतरिक वापसी है, जैसे उसको हमने गलती से क्या कर दिया है? बाहरी वापसी कर दिया है, बाह्य वापसी कर दिया है। आंतरिक वापसी की जगह पर हमने उसे बाहरी वापसी कर दिया है। तो यहाँ पर 100 रुपये से सकल लाभ बढ़ जाता है, या 100 रुपये से सकल लाभ घट जाता है, या 200 रुपये से सकल लाभ घट जाता है, या 200 से सकल लाभ घट जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो है, यहाँ पर बात करते हैं
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी ऑप्शन एक जैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं सी ऑप्शन की, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर ये बढ़ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है बढ़ जाता है, तो यहाँ पर इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 200 रुपये से सकल लाभ जो है वो घट जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। What will be effect when return inward is wrongly entered in return outward? तो यहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 200 रुपये से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 20 नंबर में कि पुराने फर्नीचर का क्रय गलती से विक्रय खाते में हस्तांतरित कर दिया गया, इस प्रकार की शुद्धि है। तो पुराने फर्नीचर का जो क्रय है गलती से हमने विक्रय खाते में कर दिया है, तो यहाँ पर किस प्रकार की अशुद्धि है, तो यहाँ पर जो है सिद्धांत की अशुद्धि है। किस प्रकार की शुद्धि है, ये सिद्धांत की अशुद्धि है कि पुराने फर्नीचर को खरीदा है और उसे हमने विक्रय खाते में लिख दिया है। किसमें लिख दिया है, विक्रय खाते में। पुराने फर्नीचर का विक्रय लिखा हुआ है, यहाँ पर ये विक्रय लिखा हुआ है। पुराने फर्नीचर का विक्रय गलती से विक्रय खाते में हस्तांतरित कर दिया है, तो यहाँ पर ये सिद्धांत की अशुद्धि है। कैसी अशुद्धि है, सिद्धांत की अशुद्धि है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5,000 का विक्रय 5,000 का विक्रय क्रय के रूप में लिख दिया गया था, इस गलती का प्रभाव पड़ेगा। तो इस गलती का प्रभाव क्या पड़ेगा कि 5,000 का विक्रय था, कितने का विक्रय था, 5,000 का। ठीक है, और उसे हमने क्रय मान लिया, 5,000 क्रय मान लिया। 5,000 का माल हमने बेचा था, हमारे प्लस होने चाहिए थे, और यहाँ पर हमने ये माइनस कर दिया है क्योंकि हमने क्रय में लिख दिया है। तो यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर जो है क्या होगा, तो यहाँ पर जो है 10,000 से जो है 10,000 का अंतर आएगा। बिल्कुल सही है, 10,000 का अंतर आएगा, लेकिन क्या होगा, सकल लाभ बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पर याद रखिए कि हमें विक्रय में लिखना चाहिए था, जिससे विक्रय में हमारा लाभ बढ़ता है, लेकिन वो हमने क्रय में लिख दिया है। तो इससे क्या होगा कि सकल लाभ जो है वो हमारा घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये कपड़े के व्यापारी ने फर्नीचर खरीदा और दैनिक क्रय बही में उसे अभिलेखित कर दिया, तो यह गलती है। तो ये गलती कैसी गलती है, फर्नीचर खाते में उसे लिखना चाहिए था, लेकिन उसने उसे परचेज अकाउंट में लिख दिया है, तो ये सिद्धांत की अशुद्धि है। ये सिद्धांत की अशुद्धि है, तो ये सिद्धांत की अशुद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये प्रिंसिपल अशुद्धि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल एरर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 22 क्वेश्चन किए हैं, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन हैं, तो इनको आप लोग जरूर करिए, और डिटेल क्लास में आप लोगों को बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूँ। बस आप लोग ऐसे ही अपने चैनल पर बने रहिए, बच्चों को और भी जो बच्चे हैं उनको जोड़िए, शेयर कीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बैंक समाधान विवरण की क्लास की थी, और यहाँ पर हम लोगों ने सिंगल एंट्री सिस्टम की क्लास की थी। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो भी क्वेश्चन कराए हैं, तो वहाँ पर इस क्लास में मैंने आप लोगों को पिछले साल के पेपर भी क्वेश्चन जो कराए थे वो भी मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। बैंक समाधान विवरण से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और सिंगल एंट्री सिस्टम से 2018 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर और 1 क्वेश्चन यहाँ पर, और 1 क्वेश्चन हम लोगों से पूछा था अशुद्धियों से, तो यहाँ पर आप लोग जरूर करिए इनको। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल के सवाल हम लोग करेंगे, पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय को करेंगे। तो ये सारी क्लासें मैं आप लोगों को एक एक करके सारी क्लासें बस प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर बने रहिए, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को कोई भी वीडियो डालूं मैं आप लोगों को तब तक पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।